एक प्रिंसिपल था मेरे ज़िंदगी का, अर्न वाइल लर्न, लर्न वाइल अर्न। कि जो विजेता होता है, जो विनर होता है, वो कुछ अलग करता नहीं है, बट उसकी सोच है वो बाकी लोगों से अलग होती है। नमस्कार, आप सभी को आज के शुभ दिन के लिए मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। कहते हैं कि कहानियाँ कभी सच नहीं होती, लेकिन कहानी से बढ़कर कोई बड़ा सच नहीं होता। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो अक्सर हमें महसूस होता है कि हमारी भी एक कहानी पूरी हुई है, कुछ नई कहानियाँ अभी बनना बाकी है। तो मेरे हिसाब से हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ कहानियाँ होती है, उसका अपना एक परिचय होता है, एक तजुर्बा होता है, और हर कहानी की एक कीमत होती है। और हम जब इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि ये कहानी हमारी ज़िंदगी की एक दास्तां बन चुकी है, जिसे खुद हमने लिखा है। अपने जीवन में जो बातें और उन सभी बातों का हमने जो सामना किया है, जो भी संघर्ष किया है, जो भी अच्छे दिन देखे हैं, जो भी बुरे दिन देखे हैं, उस सभी बातों का जिक्र इस कहानी में हमें दिखाई देता है। आज मैं जब अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे भी एहसास होता है कि शायद मेरी भी ज़िंदगी में मैंने भी एक कहानी लिखी है, और ये कहानी का जिक्र है, ये चलता रहता है। इसमें नए नए मोड़ आते हैं, और हर मोड़ पे हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें एक नया भरोसा मिलता है। तो इस भरोसे की बात करने के लिए मैं आपको अपनी आज कहानी के कुछ नन्हे से मोमेंट्स है, उसके बारे में मैं आज आपको जिक्र करना चाहूँगा। और किसी ने कहा है कि सोच बदलो तो ज़िंदगी बदलेगी। ये बिल्कुल सही है। जैसी हमारी सोच है वैसी हमारी ज़िंदगी होती है। जो भी हम चाहते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम अच्छे ढंग से चाहते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण से चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हमें हमारा रिजल्ट उसी ढंग से मिलता है। पर अगर हमारी सोच नकारात्मक होती है, नेगेटिव की तरफ होती है, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ होती है, तो हमें उसका फल भी उसी ढंग से मिलता है। और इसलिए ये कहा है कि सोच बदलो तो ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरा नाम सुरेश शेटे है। मैं सिनारियोज मैनेजमेंट सर्विसेज इस कंसल्टिंग फर्म का मैं डायरेक्टर हूँ, और मेरा जो रोल है अपने ग्राहक, हमारे क्लाइंट्स के प्रति, वो है ट्रांसफॉर्मेशन कोच, ओडी कंसल्टेंट और कॉरपोरेट ट्रेनर। जहाँ जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे याद है 1979 की बात है, जब मैंने 12वीं की एग्ज़ाम दी थी और वैकेशन चल रहा था। मेरे दोस्त अपने मस्ती में कोई गांव में गए थे एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं अपने पैरों के ऊपर कैसा खड़ा रहूं, मैं अपने आप को आत्मनिर्भर कैसे बनाऊं। क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड इतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी डीएसटी में बस कंडक्टर थे और कमाने वाला एक ही आदमी था, लेकिन हम 5 सदस्य थे परिवार के। तो एक एहसास था कि अगर मैं अपनी पैरों पे ऊपर खड़ा रहता हूँ तो काफ़ी ये हमारी फैमिली के लिए एक अच्छी बात होगी, मेरे आगे चल के भविष्य के लिए अच्छी बात होगी। तो मैंने 12वीं के एग्ज़ाम के बाद टेलीफोन डिसइंफेक्शन सर्विस, इसका मतलब है जो पुराने ज़माने में काले रंग के जो लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट फ़ोन हुआ करते थे, गोल घुमाने वाले, जिसका डायलिंग गोल घूमता था,
हर इंडस्ट्रियल इस्टेट के गाले में ऑफिसेस में मैं जाके डेमोन्स्ट्रेशन देता था वहाँ पे, टेलीफोन क्लीन करके उसको सेंटेड पट्टी लगा के एक नया एहसास। और मैंने ये काम पूरे वैकेशन में किया। तो उस ज़माने में मुझे मेरी पहली तनख्वाह जो मिली थी 125 रुपये, मैं काफ़ी खुश था। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ पैसे मिले थे, बट मैं खुश इसलिए था कि मैंने अपने आप को साबित करने की मेरी जो पहला कदम था उस तरफ मैंने ध्यान दिया था और मैंने अपने जीवन की पहली कमाई की थी। और जैसे मैं 20 साल की उम्र का हो चुका था, तो मैंने अपने पिताजी के कंपनी में बीएसटी में, जो उनकी एक तमन्ना थी, उनका एक सपना था कि अपना बेटा हमारे कंपनी में ज्वाइन करे, नौकरी करे, तो मैंने वहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस का 1 साल का जो जॉब था वो मैंने शुरू किया था। तो पहली स्टाइपेंड थी उस ज़माने में 1981 में, वो थी महीना 200 रुपया। और 8 महीना हमें 200 रुपया महीना स्टाइपेंड मिलता था, और गवर्नमेंट ने बाकी 4 महीने के लिए स्टाइपेंड बढ़ा के 200 से 400 की। मुझे अभी भी याद है कि मेरे काफ़ी जो साथी थे बाकी अप्रेंटिसेस से, काफ़ी खुश हुए थे 200 से 400 स्टाइपेंड होने के बाद। लेकिन मेरे लिए वो खुशी की बात नहीं थी। मेरे लिए खुशी की बात ये थी कि मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था वहाँ पे। और एक प्रिंसिपल था मेरे ज़िंदगी का, अर्न वाइल लर्न, लर्न वाइल अर्न। इसका मतलब है नौकरी करते करते पढ़ाई जारी रखें, और पढ़ाई करते करते कुछ कमाना उसको जारी रखिए। और उस दरम्यान बीएसटी के उस जॉब में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाई की। मेरा मास्टर्स इकोनॉमिक्स में मैंने मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने मैनेजमेंट की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की, डिप्लोमा की, और ये लगातार जो सीखने का ढंग था वो जारी था। आगे चल के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने जो फील्ड सिलेक्ट किया था, मैं लगातार 15 साल लीडरशिप रोल पे काम कर चुका हूँ एज ए HR हेड। और उस दरम्यान मुझे काफ़ी CEOs, अच्छे बड़े बड़े कंपनी के CEOs, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन, उनके साथ काम करने का मौका मिला। काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आगे चल के टॉप लेवल पे जो एक सोच रहती है, एक स्ट्रैटेजी रहती है, बिजनेस को कैसे संभालना है, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, मार्केट सेल्स, ये सभी चीज़ें अच्छा मुझे तजुर्बा मिला। और ये लगातार दौर चलता रहा, और इस दौर में करीब 34 साल मैंने ये जॉब, कॉर्पोरेट का जो जॉब था वो पूरा किया। उसके बाद गए 5 साल में मैं कंसल्टिंग फील्ड में हूँ, अपनी खुद की कंसल्टेंसी है मेरी। और ये 5 साल में जो पहले मुझे तजुर्बा मिला था उसको मिला के ये करीब 39 साल की ये जो सफ़र है, उस सफ़र में मैंने बिजनेसमैन के साथ, स्टार्टअप के वाले बिजनेसमैन हैं उनके साथ जो काम किया था, उनके जो चैलेंजेस मैंने देखे थे बिज़नेस के, जो प्रॉब्लम देखे थे अलग अलग सेक्टर में, और उस प्रॉब्लम को लेके मुझे काफ़ी कुछ एहसास हुआ। और इसके ऊपर हमने जो कस्टमाइज सॉल्यूशंस देने की बात की थी वो हमने सिलसिला शुरू किया, और उसमें काफ़ी कुछ इंटरेक्शन हुआ। पहले भी इंटरेक्शन हुआ करता था सीनियर लोगों से, और ये सब चीज़ें मैंने देखी अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे एहसास हुआ कि क्यों ना मैं इसे अपने कुछ पंक्तियों में लिखूं। और इसी ढंग से हाल ये जब पूरी दुनिया शायद ये पैंडेमिक के दौर पे चल रही थी, तो काफ़ी कठिन समस्या थी, काफ़ी परेशानी थी ज़िंदगी में, दुनिया में लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी देखी और सोचा क्यों ना, इतना वक्त हमारे पास है तो क्यों ना हम इसको एक अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरी पहली किताब, द पावर ऑफ 9 रूल्स टू एक्सीलरेट ग्रोथ, ब्लूप्रिंट फॉर बिजनेस लीडर्स टू आस्क एंड रिसीव, ये किताब मैंने लिखी। ये किताब मैंने 2 महीने में पूरी की। इस किताब को लिखने के लिए काफ़ी कुछ प्लानिंग हुआ था,
काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ था ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और जो मैनेजमेंट थिंकर्स है, जो अलग अलग मिलियनर्स है दुनिया में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उनके तजुर्बे, उनकी सोच, उनका क्या कहना है, वो किस हद से गुजरे थे, इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। और जो मेरा 39 साल का जो तजुर्बा था, उसमें से जो ऐसे कुछ क्षण थे, जो पल थे, जिसका भी मैंने अपनी किताब में जिक्र किया है, और एक बड़ी सोच जिसको मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि जैसा आप सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही आपके ज़िंदगी में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें कि हम हमारे लक्ष्य को पूरा करें और उसके लिए हम पूरी ढंग से अपनी कोशिश जारी रखिए, कार्रवाई करें, तो हमें उम्मीद होती है कि हम अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। बट अगर हम हमारे खुद के बलस्थान पर अगर भरोसा नहीं करते, शायद कुछ सोच में बदलाव करते, तो हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाते। और यही तो सोच है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो मेरी किताब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये सोच, उसके अलावा अपने माइंडसेट को हम कैसे स्ट्रांग बनाएं, उसको एक विनर्स माइंडसेट के तौर पे हम उसको आगे चल के कैसे बनाएं। क्योंकि हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है कि जो विजेता होता है, जो विनर होता है, वो कुछ अलग करता नहीं है, बट उसकी सोच है वो बाकी लोगों से अलग होती है। अ विनर डू थिंग्स डिफरेंटली। और इसलिए ये जो थिंग्स को डिफरेंटली के तौर पे हमें जो करना है, उसके लिए एक हमारे माइंडसेट को आदत लगनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे माइंड का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो। और जिस दिन हमारे माइंड का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है, तो हम अपना कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उसको संदेश देके जैसा हमें चाहिए ज़िंदगी में, बिल्कुल उसी ढंग से हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसलिए ये किताब में जो मैंने जिक्र किया है वो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। उसके अलावा माइंड, जो हर इंसान के पास अपना माइंडसेट रहता है, उसको एक विनर्स माइंडसेट या फिर ग्रोथ माइंडसेट, जहाँ पे आप हमेशा एक्सटेंसिव ग्रोथ की बात करते हैं और उसकी उम्मीद करते हैं, ये हासिल हो सकता है। और उसके अलावा इस किताब में काफ़ी चीज़ें जो है, जैसे कि एक आभार मॉडल के तौर पे मैंने यहाँ में पेश किया है, ABAR। आभार मॉडल, ये मॉडल हमारे निजी ज़िंदगी में, जैसे पर्सनल लाइफ में, हमारे फैमिली लाइफ में, हमारे सोशल लाइफ में और हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में या फिर हमारे बिजनेस लाइफ में भी उतना ही रेलेवेंट है, अगर इसको ठीक ढंग से समझे और इसके ऊपर हम कार्रवाई करें तो। आभार का फुल फॉर्म है A फॉर आस। मतलब आपको सबसे पहला ये जानना है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी चाहत क्या है। तो आस मतलब जो यूनिवर्स है, उनसे आपको ये पूछना है कि मैं क्या चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूनिवर्स मतलब कायनात, आपको जो भी आप चाहते हैं वो आपको हासिल करने के लिए हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। दूसरा है बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ। क्या जो आप चाहते हैं, क्या आपका उसके ऊपर भरोसा है? अगर है तो आगे चल के A फॉर एक्शन। अगर भरोसा है तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी है, एक्शन करना है, एक्ट करना है, मतलब काम करना है उसके ऊपर। और जब आप सही ढंग से काम करते हैं तो आपको मिलता है R। आभार का जो लास्ट लेटर है R का मतलब है रिजल्ट्स, बिजनेस रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट्स आपके पर्सनल लाइफ में आपको मिल सकते हैं, आपके सोशल लाइफ में आपको मिल सकते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में मिल सकते हैं और आपके बिजनेस लाइफ में मिल सकते हैं। तो ये आभार मॉडल जो मैंने डेवलप किया, इस आभार मॉडल का जिक्र इस किताब में आपको
बड़े ढंग से आपको मिलेगा। अक्सर हमने देखा है कि अलग अलग जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, उनके सामने काफ़ी कुछ चुनौतियाँ रहती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर चैलेंजेस। और ये चैलेंजेस क्या होते हैं? एक कॉमन तौर पे हम लोग देखते हैं तो चैलेंजेस ये होते हैं कि मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं जहाँ पे आके रुका हूँ वहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे पास जो लोग काम करते हैं वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, नए टैलेंट को मैं अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मेरी टीम में कुछ अलाइनमेंट नहीं है और मुझे काफ़ी कुछ फॉलोअप करना पड़ता है। कुछ भी अगर मैं टीम को काम देता हूँ तो उसके पीछे मुझे भागना पड़ता है और भागते भागते मेरा खुद का जो रोल है, जो स्ट्रैटेजिक रोल है, मतलब बिजनेसमैन के तौर पे आप सब्जेक्ट मैटर हो तो आपको अपना स्ट्रैटेजिक रोल, इसका मतलब है कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है, कंपनी का बिजनेस को एक्सपांड कैसे करना है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाना है, कस्टमर की बेस को कैसे बढ़ाना है, ये सब चीज़ें जो स्ट्रैटेजिक तौर पे आपको सोचनी है, उस चीज़ों के लिए आपके पास वक्त रहता नहीं है। तो ये काफ़ी सबसे बड़ा चैलेंज रहता है और कभी कभी हम इस ढंग से इतनी छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जैसे ऑपरेशनल थिंग्स है या फिर ट्रांजैक्शनल थिंग्स है, उसमें ज़्यादा हम वक्त देते हैं और इसकी वजह से जो बड़ा पिक्चर है, बिग पिक्चर जो हमारे बिजनेस के लिए हमें देखना चाहिए, वो हमसे छूट जाता है। और ये जो काफ़ी इस ढंग से जो चुनौतियाँ रहती है बिज़नेस में, तो मैंने काफ़ी जो मेरे क्लाइंट्स थे गए 5 साल में, उनके साथ मैंने काम किया है, वहाँ पे कुछ सोल्यूशन जो कस्टमाइज सोल्यूशन हमने बनाई थी और उसके लिए प्रोसेस यही था कि डायग्नोस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है तो डॉक्टर इलाज शुरू करने के पहले जांच करता है, तो जो हमने अलग अलग जांच की उससे मुझे जो भी पता चला कि हर बिजनेसमैन के जो लाइफ में, उसके बिजनेस में जो भी चैलेंजेस होते हैं, अगर उसके बारे में अगर एक किताब लिखी जाए तो सभी बिजनेसमैन जो है जो इस दौर से गुजर रहे हैं उनके लिए एक काफ़ी बड़ी सॉल्यूशन की बात होगी और उनको इस किताब को लेके काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। और जैसे हमने कहा था कि जो सोच है तो उसी ढंग से आपको जो भी आप चाहते हो वो मिलता है। जैसे सोच बदलो तो ज़िंदगी बदल जाती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए और इस ढंग से नकारात्मक सोच को हमें हमेशा हमसे दूर रखना है। इस किताब में एक मॉडल हमने जो पेश किया है, वो मॉडल ये बताता है कि कोई भी अगर स्टार्टअप करने वाला जो बिज़नेस लीडर है, अगर वो शुरू में फेल होता है और शायद उसको अपना बिज़नेस क्लोज करने की नौबत आती है, तो उस वक्त अगर कोई उसके लिए एक दिया लेके राह दिखाने वाला कोई वहाँ पे अगर मौजूद हो, तो शायद आगे की जो ज़िंदगी है उस बिज़नेसमैन की, उसको वो रोशनी मिलती है और बिज़नेसमैन अपने आप को, अपने बिज़नेस को एक नई लगान पे लाके छोड़ दे सकता है। और इसलिए काफ़ी कुछ ज़रूरी है हमारे लिए कि जो भी हम लोग सीखते हैं, हमें एक आदत लगानी चाहिए कि जो भी सीखने का दौर है उसको जारी रखना चाहिए और जारी रखते रखते हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम किसी और के लिए भी प्रदान करें। हमें जो भी फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को लेके हम आगे चले, उसके ऊपर काम करें, जो भी हमारे ज़िंदगी में कमियां हैं उसके ऊपर काम करें। और इस काम करने का जो सिलसिला है उस दौरान हमें ये भी देखना है कि जो भी चीज़ें गलत हो रही है, जहाँ पे कमी हो रही है, उसको पूरा करना है और इसी ढंग से आगे चलना है। और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने देखी है ज़िंदगी में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन ऐसी चीज़ है जो लगातार हमने पहले से भी सुना है, जाना है, समझा है
कि परिवर्तन ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे अगर मोबाइल की बात करते हैं तो पहले ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था, फिर वो कीबोर्ड वाला जो मोबाइल आ गया, उसके बाद हम लोग स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसका मतलब परिवर्तन से हम सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जो इंसान परिवर्तन करना नहीं चाहता है उसको उसकी सज़ा मिलती है और वो पीछे रह जाता है। तो इसलिए परिवर्तन का एक जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से इस किताब में नंबर 1 इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तिगत तौर पे एक बिजनेसमैन अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकता है, एक कॉर्पोरेट लीडर अपने आप को कैसे परिवर्तित कर सकता है, टीम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हमारी जो टीम है, बिजनेस में हमारी टीम है, कॉर्पोरेट में हमारी टीम है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, फंक्शन है, वहाँ पे चल के वहाँ के जो टीम लीडर है, जो फंक्शनल लीडर्स है, जो बिजनेस लीडर्स है, वो अपने टीम को भी परावर्तित करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फिर बात है ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कंपनी में कुछ नए बदलाव लाने हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका पूरा जिक्र इस किताब में आपको मिलेगा। बट ये आभार मॉडल जो मैंने पहले बताया है, ये आभार मॉडल बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसका मैंने अपने खुद के ज़िंदगी में, जब मैंने पीछे देख के, मुड़ के देख के मैंने जो जिक्र किया है, तो मुझे अक्सर महसूस हुआ है कि जो जो मैंने सोचा था, जो जो मैंने चाहा था, कुछ अगर दाखले दूँ मैं यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो सबसे पहली बात है कि अगर हमें कुछ लिखना है, क्रिएटिव राइटिंग करना है, जैसे कि हिंदी मराठी कविता या फिर शॉर्ट स्टोरी लिखना है या फिर ब्लॉग्स लिखना है या फिर कुछ शायरी लिखना है जो क्रिएटिव मायना रखता है, या फिर किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट्स बनाना है, या फिर अपनी खुद की किताब लिखना है, ये सब चीज़ें मैंने जहाँ जहाँ कोशिश की, मैंने हर जगह पे मैंने सफलता पाई। और इसलिए पाई क्योंकि मैं दिल से चाहता था कि मुझे ये करना है, ये मुझे सीखना है और उसमें मुझे आगे बढ़ना है। एक छोटी सी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर दिन अगर हम नए विचार, खुद के नए विचार लिखते हैं तो उससे हमें काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो ये किताब अगर हम लोग किताब के रूप में हमारे विचार पेश करते हैं तो एक नई किताब बन जाती है। जी हाँ, मैंने अपने नए विचार लिखने का सिलसिला शुरू किया था और मैंने ये तय किया था कि हर दिन मैं एक नया विचार लिखूं और आने वाले समय में, और जो मैंने टाइमलाइन सेट की थी वो है 31 दिसंबर 2020, उस तरफ मैं अपने 1000 नए विचार को मैं लिख सकूं। और ये कंसिस्टेंसी विदाउट ब्रेक, मतलब एक दिन का भी फासला नहीं है। आज मैं करीब, आज का जो सुबह मैंने विचार लिखा था वो 960, मतलब वही 40 विचार बाकी है और मेरा सिलसिला पूरा हो जाएगा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी हम चाहते हैं उसको हम ज़रूर पाके रहते हैं। कोई कठिन नहीं है बात उसमें, लेकिन उसमें संघर्ष है, इतना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। और इसमें संघर्ष काफ़ी है, काफ़ी उलझने हैं, काफ़ी आपके पर्सनल लेवल पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, फैमिली लेवल पे कुछ चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक फ़र्ज हमारा बनता है, एक पैशन होती है। कोई भी चीज़ अगर हम पैशन से करते हैं तो हमारे सामने जितने भी तकलीफ़ें आती है, बैरियर्स आते हैं, उसको हम पार करके अपने लक्ष्य की तरफ पहुँचते हैं। और जब मैंने ये किताब लिखी थी द पावर ऑफ 9 रूल्स, उसमें यही जिक्र था कि जो मैंने अपने ज़िंदगी में पाया है, जो भी सोचा है वही पाया है। तो ये पाने का जो सिलसिला है उसकी कुछ तकनीक है, उसकी कुछ सोच है, माइंड को किस तरह से डेवलप किया जाता है और माइंड कंट्रोल में हम लोग इस हिसाब से कुछ अलग सोचते हैं, तो उसका जवाब हमें हमारे निजी ज़िंदगी में मिलता है। और इसलिए किताब लिखना एक चैलेंज था
और वो भी पैंडेमिक जैसे कठिन समय में, लेकिन पूरे लगन से मैंने इसको पूरा किया। और मुझे काफ़ी उम्मीद है ये जो मेरे पास जो भी छोटा सा ज्ञान है उसको आज मैं पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। और उम्मीद बना के रखता हूँ कि मेरी अगली किताब जो अभी मैंने लिखना शुरू किया है वो मैं 31 दिसंबर 2020 के पहले मुझे उसको रिलीज़ करना है। और इस छोटी सी बातों से, ये अपनी कहानी के तौर पे मैं अपने आप को काफ़ी खुश नसीब समझता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला हम इस कहानी का ऐसे ही जारी रखें। आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी भी ज़िंदगी में एक अच्छी कहानी बने और जो कहानी बनी है उसको आप शेयर करें। और बाकी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास अपना कोई गुरु नहीं है या कोच नहीं है या उन्हें ढंग से मालूम भी नहीं है कि करियर प्लानिंग क्या होती है, उनके लिए एक मिसाल बने। जैसे मैंने अपने मुड़ के ज़िंदगी में 39 साल जो देखे पीछे, तो मुझे एहसास हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोच होना चाहिए या काउंसलर होना चाहिए, कोई मेंटर होना चाहिए या फिर आप वो सारी बातें जान सके। लेकिन आपका हौसला बुलंद है तो डेफिनेटली आप अपना खुद का रास्ता बना सकते हैं। और उस रास्ते पे चलते चलते आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम हमेशा अपनी सीखने की उम्मीद, जो लर्निंग है, उसको कायम बना के रखें। और जहाँ जहाँ मौका मिले, जिनके साथ हम काम करते हैं, ऐसे जो सीनियर्स हैं उनसे हम हमेशा सीखते रहें। और जितना भी हमें पढ़ने का मौका मिले उसे जारी रखें। पढ़ाई के तौर पे हमेशा एडवांसमेंट करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। क्योंकि सवाल ये नहीं कि मुझे क्या चाहिए, सवाल ये है कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये कॉर्पोरेट, ये कस्टमर्स, ये मार्केट मुझसे क्या चाहते हैं। अगर वो जो भी मुझसे चाहते हैं, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ उनको देने के लिए। अगर नहीं है तो मुझे अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, नए नए बातें, नए नए ज्ञान लेना है। और जिस एरिया में मैं काम करना चाहता हूँ उस एरिया में अपना मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कैसे बन सकता हूँ, ये अगर सोच कोई भी इंसान रखता है और उसके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से, पॉजिटिव थिंकिंग से अगर कोई सोचता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है इस संसार में, इस ज़िंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए पा सकता है। फिर दोबारा आप सभी को धन्यवाद। और आपने इस ध्यान से आपका वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद, शुक्रगुजार। थैंक यू।